नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम 2025 के लिए प्रीवियस ईयर के पेपर का लाइव टेस्ट लेने वाले हैं। यह दोस्तों 15 अक्टूबर 2022 प्रथम पाली का पेपर है। पेट 2022 का यह पेपर है। आप लोग इस टेस्ट को पूरा अच्छे से दीजिए और लास्ट में आप लोग अपना स्कोर बताइए कि 100 प्रश्नों में आपका कितना स्कोर सही होता है। देखिए दोस्तों, पेट एग्जाम में कुल 100 प्रश्न आपसे पूछा जाएगा और 2 घंटे का समय दिया जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों प्रीवियस ईयर का यह पेपर है। आप लोग इसका टेस्ट जरूर दीजिए। पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में सभी प्रश्न का उत्तर बताइए, उसके बाद मैं सभी प्रश्नों का उत्तर बताते हुए चलूंगा। जो कठिन प्रश्न रहेगा उसका हिंट मैं आपको दे दूंगा ताकि आप आसानी से उसका आंसर बता सकें। तो यहाँ पर 100 प्रश्न पूरा देखने को मिलेगा। हर प्रश्न का उत्तर बताने का प्रयास कीजिए। आप अपने पास एक कलम और एक कॉपी रखिए, क्योंकि यहाँ पर मैथ के ग्राफ, तालिका, इन सब के जो प्रश्न होंगे इन्हें आपको सॉल्व करना होगा। सॉल्व करने के बाद ही आप इसका उत्तर बता पाएंगे। तो आप अपने पास एक कलम और एक कॉपी जरूर रखिए। देखिए दोस्तों, प्रीवियस ईयर के प्रश्नों का टेस्ट देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे आपको आइडिया लगेगा कि किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं और किस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये सभी जानकारी आपको इस लाइव टेस्ट से मिल जाएगी। तो आप लोग इस टेस्ट को जरूर दीजिए और सभी प्रश्न का उत्तर बताने का प्रयास कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। भारत के किन दो शहरों के बीच अकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए। भारत के किन दो शहरों के बीच अकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया है? तो यह दोस्तों 2022 का पेपर है। तो 2022 के करंट अफेयर के अनुसार यह प्रश्न पूछा गया था। आप लोग कमेंट करके बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई से अहमदाबाद। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आकाशा एयरलाइन दोस्तों एक निजी एयरलाइन है। ये भारत की एक निजी एयरलाइन कंपनी है और इसकी पहली उड़ान मुंबई से अहमदाबाद के बीच हुई थी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, आजादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये सभी करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न हैं। तो करंट अफेयर को आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। आप लोग जल्दी से बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान यह संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। किसके द्वारा? संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया था। ऑप्शन आप सभी के सामने, आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा स्काई लाइट। भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में स्काई लाइट नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया था। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, करंट अफेयर से जो प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है, इसी टाइप के करंट अफेयर को आपको तैयार करके इस बार भी जाना है। किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था? आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा अमित शाह। केंद्रीय मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? ऑप्शन है गोवा, उत्तराखंड, राजस्थान, केरल। आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा गोवा। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? देखिए दोस्तों, पड़ोसी देशों से संबंधित भी प्रश्न पूछा जाता है। तो आप लोग जल्दी से बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, चीन भारत का पड़ोसी देश है, मालदीव भी पड़ोसी देश है, म्यांमार भी पड़ोसी देश है, यूएई ये भारत का पड़ोसी देश नहीं है,
इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए एआई फॉर भारत में नीलेकड़ी केंद्र की शुरुआत की है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आईआईटी मद्रास। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताइए। ऑप्शन आप सभी के सामने, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए, स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। इसका गठन दोस्तों 1953 को किया गया था, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब किया गया था? 1953 को किया गया था। लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु कितनी है? 18 वर्ष, 30 वर्ष, 25 वर्ष या 21 वर्ष? आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों, ये सभी प्रश्न पेट 2022 में पूछे गए थे। सभी प्रश्न का उत्तर बताने का प्रयास कीजिए। लास्ट में आप लोग अपना स्कोर जरूर बताइए, 100 में आपका कितना स्कोर सही होता है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है और राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? आप लोग जल्दी से बताइए, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 22 मई को। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? आप लोग जल्दी से बताइए, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा माजुली द्वीप। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा माजुली द्वीप। यह कहाँ पर स्थित है? आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। देखिए दोस्तों, यह असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। देखिए दोस्तों, पेट एग्जाम की कंप्लीट टॉपिक वाइज क्लास आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वहां से आप लोग टॉपिक वाइज पढ़ाई कर सकते हैं। थ्योरी के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी कराया गया है और प्रत्येक टॉपिक को कराया गया है। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके सभी टॉपिक को अच्छे से देखिए। और नई क्लास बहुत ही जल्दी टॉपिक वाइज शुरू होने वाली है। अभी आप लोगों का टेस्ट चल रहा है, आप लोग प्रीवियस ईयर के पेपर का टेस्ट दीजिए, यह भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा हंगेरियन फोरेंट। हंगेरियन फोरेंट, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। हंगरी की राजधानी क्या है? हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय है कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड, जर्मनी, यूएसए? आप लोग जल्दी से बताइए, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1894 में की गई थी। कब की गई थी? 1894 को की गई थी। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है? आप लोग बताइए, किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद जी ने। पावर्स ऑफ माइंड पुस्तक किसने लिखी है? स्वामी विवेकानंद जी ने लिखी है। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। UNFCCC का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा।
देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना दोस्तों 1992 में की गई थी, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। UNFCCC की स्थापना 1992 में की गई थी। इसका मुख्यालय जर्मनी के बान में है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नौटंकी उत्तर प्रदेश राज्य का लोक नृत्य है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एक अनुच्छेद दिया गया है, अनुच्छेद को पढ़ करके नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर देना है। तो चलिए सबसे पहले अनुच्छेद को पढ़ते हैं। ज्ञान राशि के संचित कोष को ही साहित्य कहा जाता है। साहित्य जहाँ समाज को प्रभावित करता है वहीं वह समाज से प्रभावित भी होता है। व्यक्ति समाज और साहित्य दोनों की रचना करता है। साहित्य से ही हमें अपने गौरवशाली इतिहास की जानकारी मिलती है। प्रत्येक युग का साहित्य अपने युग के प्रगतिशील विचारों द्वारा किसी न किसी रूप में अवश्य प्रभावित होता है। साहित्य हमारी कौतूहल एवं जिज्ञासा वृत्तियों और ज्ञान की पिपासा को तृप्त करता है। साहित्य से ही किसी राष्ट्र का इतिहास, गरिमा, संस्कृति और सभ्यता, वहाँ के पूर्वजों के विचारों एवं अनुसंधानों, प्राचीन रीति रिवाजों, रहन सहन और परंपराओं आदि की जानकारी प्राप्त होती है। किस काल में देश के किस भाग में कौन सी भाषा बोली जाती थी, उस समय की वेशभूषा क्या थी, रहन सहन कैसा था, सामाजिक और धार्मिक विचार कैसे थे, यह सब कुछ उस समय के साहित्य अध्ययन से ज्ञात होता है। साहित्य समाज का दर्पण है। इससे अभिप्राय यही है कि साहित्य समाज का न केवल चित्र प्रस्तुत करता है, अपितु समाज के प्रति वह अपना दायित्व निर्वाह भी करता है। समाज में फैली अनैतिकता, अराजकता, निरंकुशता जैसे अवांछनीय तत्वों के दुष्प्रभावों को साहित्य बड़े ही मर्म स्पर्शी रूप में हमारे समक्ष लाता है। हिंदी साहित्य की आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक रचित प्रायः सभी रचनाओं द्वारा तत्कालीन समाज की परिस्थिति, विचार व कार्य व्यापार की पूरी जानकारी प्राप्त होती है। यह भी सही है कि यदि साहित्य वास्तव में केवल समाज का दर्पण होता तो कभी यह साहित्यकार समाज की विसंगतियों या विडंबनाओं पर प्रहार नहीं करता और उसे अपेक्षित दिशा बोध देने के लिए भी प्रयत्नशील नहीं रहता। समाज के प्रति साहित्यकार का दायित्व आशा का संचार करना, उत्साह व कर्तव्य बोध को दिशा देना आदि है। प्राचीन काल से लेकर आज तक के साहित्यकारों की यही गौरवशाली परंपरा रही है कि समाज की रूपरेखा को कल्याणकारी व सुखद मार्ग द्वारा प्रस्तुत करने से सत साहित्य का रचनाकार कभी पीछे नहीं हटता है। साहित्य में वह शक्ति है जो तोप तथा तलवारों में भी नहीं होती। इस गद्यांश पर आधारित प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, साहित्य अपने दायित्व का निर्वाह किस प्रकार पूरा करता है? दुष्प्रभावों को सामने लाकर, इतिहास बताकर, पूरी जानकारी देकर, दर्पण के माध्यम से। आप लोग बताइए इस अनुच्छेद के आधार पर आपका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, अनुच्छेद के आधार पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दुष्प्रभावों को सामने लाकर। साहित्य अपने दायित्व का निर्वाह दुष्प्रभावों को सामने लाकर पूरा करता है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। साहित्य केवल समाज का दर्पण क्यों नहीं है? अनुच्छेद के आधार पर यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। साहित्य केवल समाज का दर्पण क्यों नहीं है? तो देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि साहित्य द्वारा समाज की विडंबनाओं और विसंगतियों पर प्रहार करके उनमें सुधार लाने की कोशिश की जाती है। तो यहां पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक क्या हो सकता है? प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक क्या हो सकता है? आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, इस गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक होगा साहित्य और समाज। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, साहित्य और समाज। साहित्यकार समाज के प्रति अपने उद्देश्य को कैसे परिपूर्ण करता है? ऑप्शन है, साहित्यकार तोपों और तलवारों की शक्ति का प्रयोग करता है। यह गलत है, इनमें से कोई नहीं। साहित्यकार समाज की रूपरेखा को कल्याणकारी व सुखद मार्ग द्वारा प्रस्तुत करने से सदा पीछे ही रहता है। यह भी गलत है। साहित्यकार समाज में अपनी कृतियों द्वारा
आशा का संचार करता है और उत्साह एवं कर्तव्यवाद का संदेश देता है। इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। साहित्य हमें किस तरह से पुरानी पीढ़ियों की जानकारी देता है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग बताइए। साहित्य हमें किस तरह से पुरानी पीढ़ियों की जानकारी देता है? तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्र का इतिहास, गरिमा, संस्कृति, सभ्यता, पूर्वजों के विचार, अनुसंधान आदि तत्कालीन साहित्य द्वारा ही जाने जा सकते हैं। इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर फिर से एक अनुच्छेद दिया गया है, अनुच्छेद को पढ़ करके नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर देना है। तो चलिए सबसे पहले अनुच्छेद को पढ़ते हैं। सत्य की आराधना भक्ति है और भक्ति सिर हथेली पर लेकर चलने का सौदा है। सत्य की आराधना भक्ति है और भक्ति सिर हथेली पर लेकर चलने का सौदा है, अथवा वह हरि का मार्ग है जिसमें कायरता की गुंजाइश नहीं है, जिसमें हार नाम की कोई चीज है ही नहीं। वह तो मर कर जीने का मंत्र है। सब बालक बड़े स्त्री पुरुष चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते खेलते कूदते सारे काम करते हुए यह रटन लगाए रहें और ऐसा करते करते निर्दोष निद्रा लिया करें तो कितना अच्छा हो। यह सत्य रूपी परमेश्वर मेरे लिए रत्न चिंतामणि सिद्ध हुआ है, हम सभी के लिए वैसा ही सिद्ध हो। सत्य और अहिंसा का मार्ग जितना सीधा है उतना ही तंग भी। अस की धार पर चलने के समान है। नट जिस डोर पर सावधानी से नजर रख कर चल सकता है, सत्य और अहिंसा की डोर उससे भी पतली है। जरा चूके की नीचे गिरे, पल पल साधना से ही उसके दर्शन होते हैं, लेकिन सत्य के संपूर्ण दर्शन तो इस देह से असंभव है, उसकी केवल कल्पना ही की जा सकती है। क्षण भंगुर देह द्वारा शाश्वत धर्म का साक्षात्कार संभव नहीं होता। अतः अंत में श्रद्धा के उपयोग की आवश्यकता तो रह ही जाती है। इसी से अहिंसा जिज्ञासु के पल्ले पड़ी। जिज्ञासु के सामने यह सवाल पैदा हुआ कि अपने मार्ग में आने वाले संकटों को सहे या उसके निमित्त जो नाश करना पड़े वह करता जाए और आगे बढ़े। उसने देखा कि नाश करते चलने पर वह आगे नहीं बढ़ता, दर का दर पर ही रह जाता है। संकट सहकर आगे तो बढ़ता है, लेकिन पहले ही नाश में उसने देखा कि जिस सत्य की उसे तलाश है वह बाहर नहीं है बल्कि भीतर है। इसीलिए जैसे जैसे नाश करता जाता है वैसे वैसे वह पीछे रहता जाता है और सत्य दूर हटता जाता है। इस अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, सत्य और अहिंसा के मार्ग को अस की धार पर चलने के समान क्यों बताया गया है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, सत्य और अहिंसा के मार्ग को अस की धार पर चलने के समान इसलिए बताया गया है क्योंकि सत्य और अहिंसा का मार्ग जितना सीधा है उतना ही तंग है और इस मार्ग पर चलना अत्यंत कठिन है। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सत्य रूपी परमेश्वर की रत्न चिंतामणि को प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा हरि के मार्ग पर चलें, अंतर्निहित सत्य का साक्षात्कार करें, सत्य की आराधना करें। ये सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। गद्यांश में चिरस्थायी शब्द का कौन सा विलोम शब्द प्रयुक्त हुआ है? चिरस्थायी शब्द का कौन सा विलोम शब्द प्रयुक्त हुआ है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा क्षण भंगुर। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सत्य की तलाश कैसे की जानी चाहिए? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा श्रद्धा पूर्वक अंतः विद्यमान सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए इस सत्य का साक्षात्कार करें। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिज्ञासु को सत्य व अहिंसा के पथ पर चलते समय संकटों का सामना कैसे करना चाहिए? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा संकटों को सहते हुए निमित्त नाश किए बिना आगे बढ़ना चाहिए। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर एक तालिका दिया गया है, तालिका का अध्ययन करके उस पर आधारित प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है और उस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर देना है।
तो सबसे पहले तालिका को देखिए, उसके बाद प्रश्न आप लोग देखिए और कॉपी और पेन अपने पास रखिए और सभी प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। तालिका है, दिए गए वर्षों में प्रतिवर्ष कंपनी के व्यय लाख रुपए में यहाँ पर दिए गए हैं। व्यय के मद यहाँ पर दिया गया है, वर्ष यहाँ पर दिया गया है 2011, 12, 13, 14, 15। वेतन के बारे में यहाँ पर आंकड़ा दिया गया है, ईंधन तथा परिवहन के बारे में दिया गया है, बोनस के बारे में दिया गया है, ऋणों पर ब्याज दिया गया है, कर के बारे में यहाँ पर दिया गया है। अब इस पर आधारित प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान की गई बोनस की कुल राशि, इस अवधि के दौरान भुगतान की गई वेतन की कुल राशि का लगभग कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पर देखिए, बोनस की कुल राशि और वेतन की कुल राशि का लगभग, भुगतान की गई वेतन की कुल राशि का लगभग कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पर बोनस की कुल राशि सबसे पहले आपको निकालना है, उसके बाद वेतन की कुल राशि निकालना है, फिर यहाँ पर प्रतिशत आपको दोनों का निकालना है। तो यहाँ पर आप लोग तालिका में देखिए, तालिका में देखिए, उसके बाद जल्दी से सॉल्व कीजिए। यहाँ पर केवल हिंट दिया जा रहा है, आपको अच्छे से इसको सॉल्व करना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बोनस है, सबसे पहले आपको बोनस की कुल राशि निकालना है। तो बोनस की कुल राशि कितनी हो जाएगी, 2 है, उसके बाद 1.52 है, 2.84 है, 2.68 है, 2.96 है। इनको सबसे पहले हम जोड़ लेंगे, टोटल इनका योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। जल्दी से आप लोग कॉपी में कीजिए इसको। बोनस का कुल योग 12 हो गया। इसी प्रकार से वेतन का यहाँ पर देखेंगे, वेतन यहाँ पर है, इसकी कुल राशि, वेतन की कुल राशि कितनी है, 300 है, 340 है, 524 है, 340 और 450 है। इनका योग कितना हो जाएगा, इनका योग हो जाएगा दोस्तों 1954। जल्दी से योग करके देखिए, 1954। बोनस की कुल राशि 12 है और वेतन की कुल राशि 1954 है। अब क्या ज्ञात करना है, बोनस की कुल राशि वेतन की कुल राशि का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 12/1954 कर देंगे और गुणे 100 कर देंगे और इसको आप लोग जल्दी से सॉल्व कीजिए, आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 100 का 12 में गुणा हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। 1200 में आप लोग 1954 से जल्दी से भाग दीजिए, 1954 से भाग करेंगे तो 0.6% लगभग आएगा। तो यहाँ पर 0.6% आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। तो इस तरह से आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हिंट बताया जा रहा है, 2011 में इन सभी मदों पर कुल व्यय 2015 में कुल व्यय का लगभग कितना प्रतिशत था। तो 2011 में, यहाँ पर सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। आपको इसमें क्या करना है, सबसे पहले 2011 में सभी मदों का कुल व्यय निकालना है। उसके बाद क्या करना है, 2015 में सभी मदों पर कुल व्यय आपको निकालना है। उसके बाद इनका प्रतिशत आपको निकाल देना है। तो चलिए तालिका में आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए 2011 यहाँ पर है, 2011 में सभी मदों पर कुल व्यय आपको निकालना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए 2011 में 300 प्लस 100 प्लस 2 प्लस 13.4 प्लस 85, इनका योग कर देना है, इन सब का योग कर देना है। ठीक है, 2011 में सभी मदों का कुल व्यय कैसे निकलेगा, जब हम इनका योग करेंगे। आप लोग जल्दी से योग करिए, कितना होगा। इसका योग करेंगे दोस्तों तो ये आपका लगभग 500.4 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, ये 2011 का है। इसके बाद 2015 में 2015 में सभी मदों पर कुल व्यय आपको निकालना है। 2015 यहाँ पर है, सभी मद यहाँ पर दिए गए हैं, इनका योग आपको कर देना है। तो इनका योग करेंगे कितना हो जाएगा, इनका योग करेंगे तो हो जाएगा 732.36। आप लोग जल्दी से कॉपी में कीजिए। अब इनका प्रतिशत निकालना है तो क्या करना है, 500.4 बटा 732.36 गुणे 100 कर देंगे। अब इसको सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 68.32% आपका आंसर आ जाएगा। जल्दी से आप लोग कॉपी में इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ पर हिंट आपको दे दिया गया है, 68.32% आपका आंसर आएगा। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
इस अवधि के दौरान कंपनी को प्रतिवर्ष ब्याज की औसत राशि कितनी चुकानी पड़ी। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर ऋणों पर कुल ब्याज पहले आपको निकालना है, फिर प्रतिवर्ष औसत ब्याज आपको निकालना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर चलते हैं। तालिका में आप लोग ध्यान से देखिए, ऋणों पर ब्याज यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर आपको ऋणों पर कुल ब्याज निकालना है। तो 13.4, 22.5, 31.6, 26.4, 39.4 इन सबको जोड़ लेना है। आप लोग जल्दी से जोड़िए, कितना आएगा ये दोस्तों, लगभग 133.3 आएगा। आपको प्रतिवर्ष औसत ब्याज निकालना है, तो औसत ब्याज बराबर क्या होगा, कुल योग जो आपने किया है इसमें हम 5 से भाग कर देंगे। 5 से इसलिए भाग करेंगे क्योंकि 1 2 3 4 5 2011 से 2015 तक है, तो 5 से इसमें हम भाग करेंगे। 133.3 में हम 5 से भाग कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। जल्दी से आप लोग भाग कीजिए, आपका राइट आंसर क्या होगा आप लोग जल्दी से बताइए। इसमें भाग करेंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 3 13, 33 बन गया। इसके बाद 5 छंग 30 हो जाएगा, 30 3 33, फिर से 33 बन गया, फिर से 6 बार जाएगा, ये लगभग फिर से 6 बार जाएगा, तो 26.66 लाख आपका आंसर आ जाएगा। 26.66 लाख, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी वर्षों के लिए करों पर कुल व्यय और सभी वर्षों के लिए ईंधन और परिवहन पर कुल व्यय के बीच का अनुपात क्रमशः लगभग कितना है। आप लोग जल्दी से इसको सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले सभी वर्षों के लिए करों पर कुल व्यय निकालना है, उसके बाद ईंधन तथा परिवहन पर कुल व्यय निकालना है, फिर दोनों का अनुपात आपको बताना है। चलिए तालिका में यहाँ पर देखते हैं। सभी वर्षों के लिए करों पर कुल व्यय, तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे, कर यहाँ पर दिया गया है, सभी वर्षों के लिए करों पर कुल व्यय आपको निकालना है, तो यहाँ पर सभी को जोड़ लेना है, 85, 110, 75 इन सबको क्या करना है, जोड़ लेना है। तो चलिए जोड़िए, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये आपका लगभग 436 हो जाएगा जोड़ने के बाद। सभी वर्षों के लिए करों पर कुल व्यय 436 आएगा। अब क्या करना है, अब ईंधन तथा परिवहन पर, ईंधन तथा परिवहन यहाँ पर है, इस पर कुल व्यय आपको यहाँ पर जोड़ना है, 100, 112, 105, 135, 152 इसको जोड़ लेना है। इसको जोड़ेंगे तो ये आपका लगभग 604 आ जाएगा। अब दोनों का अनुपात आपको बताना है, प्रश्न में अनुपात के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर 436 अनुपाते 604 है, इसका अनुपात आप लोग बताइए। यहाँ पर देखिए 4 एकम 4, 4 नवाई 36, 3 में जाएगा नहीं 4 से भाग, तो 0 लगा देंगे, 4 नवाई 36, 109 आ जाएगा। इसी प्रकार से 604 में 4 से भाग करेंगे तो 4 एकम 4, 2 6 20, 4 पंचे 20, 4 एकम 4, तो 109 अनुपाते 151, 109 अनुपाते 151 आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 109 अनुपाते 151। अगला प्रश्न है, वर्ष 2013 के दौरान इन मदों पर कंपनी का कुल व्यय कितना है। तो आपको क्या करना है, 2013 में कंपनी के कुल मदों पर व्यय आपको निकालना है, बस सिंपल सा है, इसमें और कुछ नहीं करना है। 2013 के दौरान इन मदों पर कंपनी का कुल व्यय कितना है आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पर 2013 में कंपनी के कुल मदों पर व्यय आपको निकाल देना है, मतलब सभी को यहाँ पर जोड़ लेना है 2013 में जो दिया गया है। चलिए यहाँ पर तालिका में आप लोग देखिए 2013 यहाँ पर है, 2013 में कंपनी के कुल मदों पर व्यय, कुल मदों पर व्यय तो 524 प्लस 105 प्लस 2.84 प्लस 31.6 प्लस 75, इसका योग करिए आपका आंसर आ जाएगा। इसका योग कितना होगा आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। देखिए दोस्तों, इसका योग करेंगे तो ये आपका 738.44 लगभग आएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 738.44। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति ने एक दिन में 5 कारें खरीदी और 10 दिनों के लिए किराए पर रखी।
तालिका को पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर ध्यानपूर्वक दें। कार के स्टैंडिंग टाइम, खड़े होने के समय को ध्यान में नहीं रखा जाता है। तो यहाँ पर फिर से एक तालिका दिया गया है और इसमें बताया गया है कि 5 कारें खरीदी और 10 दिनों के लिए किराए पर रखी हैं एक दिन में। यहाँ पर तालिका आप लोग ध्यान से देख लीजिए। कार का माइलेज यहाँ पर दिया गया है और प्रतिदिन उपयोग हुए डीजल की औसत मात्रा यहाँ पर दिया गया है। 10 दिनों के दौरान कुल दूरी तय करने में लगा कुल समय यहाँ पर दिया गया है और कार का नाम यहाँ पर दिया गया है आल्टो, स्विफ्ट, टियागो, मिनी, क्विड। ठीक है, अब इस पर आधारित प्रश्न आगे पूछा गया है। आल्टो और क्विड दिए गए 10 दिनों के दौरान अपनी औसत गति की समान गति से एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं। मिलने के बाद वे एक दूसरे के शुरुआती बिंदु की ओर यात्रा करते हैं। यदि शुरू में दोनों कारों के बीच की दूरी 2300 किलोमीटर है तो आल्टो और क्विड द्वारा एक दूसरे से मिलने के बाद अपने गंतव्य तक पहुंचने में लगने वाले समय का अंतर ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको सॉल्व कीजिए, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। सबसे पहले क्या करना है, देखिए दोस्तों, आल्टो का सबसे पहले निकालेंगे। आल्टो का माइलेज 25 किलोमीटर प्रति लीटर दिया गया है। तालिका में आपने देखा था कितना दिया था, 25 किलोमीटर प्रति लीटर दिया गया है। चलिए यहाँ पर एक बार आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए आल्टो का 25 किलोमीटर प्रति लीटर यहाँ पर माइलेज दिया गया है। तो प्रतिदिन 10 लीटर में इसकी दूरी कितनी होगी आल्टो की, तो आल्टो की दूरी प्रतिदिन 10 लीटर में दूरी कितनी हो जाएगी, तो 25 का 10 में गुणा कर देंगे तो 250 हो जाएगा। 25 दामा 250। उसके बाद 10 दिन में दूरी कितनी हो जाएगी, 10 दिन में दूरी इसकी हो जाएगी 2500 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी, 2500 किलोमीटर हो जाएगी। प्रतिदिन 10 लीटर में दूरी 250 किलोमीटर है तो 10 दिन में दूरी 2500 किलोमीटर हो जाएगी। तो आल्टो की चाल यहाँ से निकाल लेंगे। 2500 में क्या करेंगे, 50 से भाग कर देंगे, कुल चली दूरी मतलब दूरी बटा समय कर देंगे। तो दूरी यहाँ पर 2500 है और समय 50 घंटे। यहाँ पर देखिए समय यहाँ पर 50 घंटे दिया गया है, इसलिए 50 से इसमें भाग कर देंगे। 50 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 50 किलोमीटर आ जाएगा प्रति घंटा। अब इसी तरह से क्विड का निकालना है, तो आप लोग क्विड का निकाल सकते हैं। क्विड कहाँ पर है, यहाँ पर है क्विड। इसका भी माइलेज 25 किलोमीटर प्रति लीटर है। तो प्रतिदिन यहाँ पर 20 लीटर दिया गया है तो प्रतिदिन 20 लीटर में दूरी कितनी हो जाएगी, 25 का हम 20 में गुणा कर देंगे। आप लोग कॉपी में अच्छे से इसको लिखिए, यहाँ पर आपको केवल हिंट दिया जा रहा है। इसी तरह से जैसे आल्टो का आपने निकाला है वैसे ही क्विड का निकालना है। तो प्रतिदिन 20 लीटर में दूरी 25 गुणे 20 कर देंगे तो 500 किलोमीटर हो जाएगा और 10 दिन में दूरी कितनी हो जाएगी क्विड की, तो 500 गुणे 10 कर देंगे तो 5000 हो जाएगा, 5000 किलोमीटर। और क्विड की चाल कितनी हो जाएगी, 5000 में 100 से भाग कर देंगे क्योंकि यहाँ पर 100 घंटे यहाँ पर दिया गया है, इसलिए 100 से यहाँ पर भाग कर देंगे तो यहाँ पर 50 किलोमीटर इसका भी आ जाएगा। तो आल्टो की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है और क्विड की चाल भी 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोनों की चालें दोस्तों समान हैं, इसलिए कोई भी दूरी तय करने में समान समय लगेगा। तो यहाँ पर समय का अंतर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समय का अंतर इसमें कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 घंटा आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आपको निकालना है सभी का। अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए 10 दिनों के दौरान कार मिनी द्वारा उसकी औसत गति से 875 किलोमीटर की यात्रा करने में लिए गए समय का दिए गए 10 दिनों के दौरान कार स्विफ्ट द्वारा उसकी औसत गति से 990 किलोमीटर की यात्रा करने में लिए गए समय से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले मिनी का माइलेज तालिका में दिया गया था 20 किलोमीटर प्रति लीटर। तो 20 लीटर में कितनी दूरी जाएगी आपको निकाल लेना है, 20 का 25 में गुणा कर देंगे। तो तालिका में सबसे पहले आप लोग एक बार देख लीजिए। यहाँ पर देखिए मिनी यहाँ पर है, माइलेज 20 किलोमीटर प्रति लीटर है और आगे 25 लीटर है। ये डीजल की उपयोग प्रतिदिन उपयोग हुए डीजल की औसत मात्रा है 25 लीटर और 10 दिनों के दौरान कुल दूरी तय करने में कुल समय यहाँ पर 80 घंटे है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, 20 किलोमीटर प्रति लीटर, 25 लीटर और 80 घंटे। चलिए यहाँ पर अब सवाल को हल करते हैं। मिनी का माइलेज कितना दिया था, 20 किलोमीटर प्रति लीटर था। तो 25
लीटर में दूरी कितनी हो जाएगी? तो क्या करेंगे, 20 का 25 में गुणा कर देंगे, 20 का 25 में गुणा कर देंगे, 25 दूनी 50, 500 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर दिया है 875 किलोमीटर की यात्रा। तो 875 किलोमीटर तय करने में लगा समय कितना हो जाएगा? 875 किलोमीटर तय करने में लगा समय। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 875 बटा 500 गुणे 80 कर देंगे, क्योंकि 80 समय दिया गया था, आपको तालिका में दिखाया गया था। अब इसको आप सरल कीजिए, लेकिन यहाँ पर अभी आपको इसी पर छोड़ना है, क्योंकि यहाँ दोस्तों अनुपात पूछा गया है। तो अभी हम यहीं पर इसको छोड़ेंगे। अब इसके बाद इसी प्रकार से स्विफ्ट का देखेंगे। तो आप लोग इसको कॉपी में नोट करिए, यहाँ पर आपको हिंट दे दिया जा रहा है, क्योंकि ये थोड़ा सा कैलकुलेशन इसका लंबा होगा। यहाँ पर आपको हिंट बता दिया जा रहा है, क्योंकि इसमें आएगा नहीं अभी। स्विफ्ट का माइलेज आपको 22 किलोमीटर प्रति लीटर दिया गया है। तो 10 लीटर दूरी में 22 दहम्मा 220 किलोमीटर, 10 लीटर में दूरी कितना जाएगा? 220 किलोमीटर। और समय इसमें 55 घंटे दिया गया है, स्विफ्ट के लिए तालिका में दिया गया था। तो 990 किलोमीटर की यात्रा तय करने में, 990 किलोमीटर दूरी तय करने में समय कितना लगेगा? तो इसमें आपको क्या करना है, 990 में 55 से गुणा कर देना है और 220 से भाग कर देना है। इसके बाद आपको मिनी का समय और स्विफ्ट का समय का अनुपात आपको निकालना है। इसका और इसका अनुपात आपको निकालना है। आप लोग इसका अनुपात आसानी से निकाल सकते हैं, कॉपी में आप लोग इसको सॉल्व कीजिए। तो इसमें लगभग अनुपात आएगा 56:99। ठीक है, तो इसको आप लोग कॉपी में सॉल्व कीजिए। यहाँ पर आपको हिंट दे दिया गया है 56:99। 10 दिनों के दौरान आल्टो और टियागो की औसत गति का अनुपात क्या था? यहाँ पर आल्टो और टियागो की औसत गति का अनुपात बताना है। तो चलिए तालिका को एक बार दिखा देते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए, आल्टो के लिए यहाँ पर 25 किलोमीटर प्रति लीटर माइलेज है, 10 लीटर यहाँ पर दिया गया है। प्रतिदिन उपयोग हुए डीजल की औसत मात्रा और कुल समय यहाँ पर 50 घंटे दिया गया है। तो 25 किलोमीटर, 10 लीटर और 50 घंटे, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद टियागो यहाँ पर दिया गया है, ये आल्टो का है, ये टियागो का है। 30 किलोमीटर प्रति लीटर है और 12 लीटर यहाँ पर दिया गया है औसत मात्रा, प्रतिदिन उपयोग हुए डीजल की औसत मात्रा, और समय यहाँ पर दिया गया है टियागो का 50 घंटे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आल्टो का, उसके बाद टियागो का। तो देखिए दोस्तों, आल्टो का माइलेज 25 किलोमीटर यहाँ पर दिया गया है। तो 10 लीटर में कुल दूरी कितनी जाएगी? तो यहाँ पर 25 गुणे 10 कर देंगे। ठीक है, तो आल्टो की चाल यहाँ पर निकालेंगे। आल्टो की चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी यहाँ पर 25 गुणे 10 बटा 50 से भाग करेंगे, क्योंकि समय यहाँ पर 50 दिया गया है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 5 पचम 25, 10 पचे 50, यहाँ पर 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ये आल्टो के लिए है। इसी तरह से टियागो का निकालना है। टियागो का माइलेज यहाँ पर 30 किलोमीटर दिया गया है। तो 12 लीटर में कितनी दूरी होगी? तो 30 गुणे 12 कर देंगे, ये 30 गुणे 12 किलोमीटर हो जाएगा। और टियागो की चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी यहाँ पर क्या करेंगे, 30 गुणे 12 गुणे 10 बटा 50 कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद दोनों का अनुपात निकालेंगे। यहाँ पर 50 का अनुपात और इसका अनुपात, दोनों का अनुपात निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिए और यहाँ पर 50 का अनुपात, दोनों का अनुपात आपको बताना है। तो ये अनुपात आपका आ जाएगा लगभग 25:36, 25:36 आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आपको हिंट दे दिया जा रहा है, आप लोग कॉपी में अच्छे से इसको सॉल्व कीजिए। 10 दिनों के दौरान टियागो और मिनी द्वारा तय की गई कुल दूरी का अनुपात कितना था? आप लोग जल्दी से बताइए। 10 दिनों के दौरान टियागो और मिनी द्वारा तय की गई
कुल दूरी का अनुपात कितना था। तो टियागो की एक दिन की दूरी पहले निकालेंगे। क्या करेंगे, तालिका में दिया गया है माइलेज 30, 30 गुणे 12 कर देंगे, 360 किलोमीटर हो जाएगा। और 10 दिन में दूरी कितनी हो जाएगी, 10 दिन में इसमें हम 10 से गुणा कर देंगे 360 में, तो ये 3600 किलोमीटर हो जाएगा। इसी तरह से मिनी की एक दिन की दूरी कितनी हो जाएगी, 20 गुणे 25 कर देंगे, तालिका में दिया गया है, बराबर 500 हो जाएगा ये। और 10 दिन में दूरी, इसमें 10 से गुणा कर देंगे तो 5000 हो जाएगा। अब दोनों का अनुपात यहाँ पर बता देना है, 3600 का और 5000 का अनुपात आपका ये 18:25 आएगा। ठीक है, और ये 20 और 25 और यहाँ पर 30 और 12 ये तालिका में दिया गया है। इसके पहले कई बार तालिका दिखाया था, इसलिए इस बार तालिका को नहीं दिखाया गया, यहाँ पर आपको हिंट दे दिया जा रहा है बस। ठीक है, आगे इसको सॉल्व कीजिए। 18:25 यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। यदि सभी कारों द्वारा 10 दिनों में तय की गई कुल दूरी कार ए और कार बी क्रमशः 150 घंटों और 300 घंटों में तय करती है, तो फिर कार ए और बी की औसत गति के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। चलिए इस प्रश्न का उत्तर बताइए आप लोग। इसमें क्या करना है, सभी कारों द्वारा एक दिन में तय की गई दूरी आपको निकालना है, सभी कारों द्वारा। तो कैसे आप निकालेंगे, चलिए यहां पर दिखा देते हैं तालिका में। सभी कारों द्वारा एक दिन में तय की गई दूरी आपको निकालना है। जैसे कि पहले आल्टो का निकालना है, तो आपको क्या करना है, 25 और 10, 25 गुणे 10 कर देंगे, इसकी दूरी आ जाएगी। फिर प्लस करेंगे, जोड़ेंगे, स्विफ्ट का देखेंगे, 22 गुणे 10 कर देंगे। फिर इसके बाद इसमें प्लस करेंगे, 30 गुणे 12 कर देंगे। फिर इसको भी जोड़ेंगे, 20 गुणे 25 कर देंगे। फिर प्लस 25 गुणे 20 कर देंगे, सबका योग करेंगे, गुणा करके योग करेंगे, तो ये लगभग आपका कितना आ जाएगा, 1830 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, सभी कारों द्वारा एक दिन में तय की गई दूरी कितना है, 1830 किलोमीटर है। आप लोग काफी में इसको सॉल्व कीजिए। तो 10 दिन में तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, इसमें हम 10 का गुणा कर देंगे 1830 में, तो ये आपका 18,300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18,300 हो जाएगा। तो यहाँ पर कार ए की औसत चाल प्रश्न में पूछा गया था, तो कार ए की औसत चाल क्या हो जाएगी, 18,300 में हम 150 से भाग कर देंगे। ठीक है, इसमें भाग करेंगे तो 122 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। इसी तरह से कार बी की हम निकाल सकते हैं औसत चाल, 18,300 में हम 300 से भाग कर देंगे। कितने से, 300 से भाग करेंगे, प्रश्न में यहाँ पर दिया गया है, तो ये आपका लगभग 61 किलोमीटर आ जाएगा। दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 122 में 61 को माइनस कर देंगे तो 61 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 150 से भाग दिया गया और यहाँ पर 300 से भाग दिया गया। तो प्रश्न यहाँ पर आप लोग देख लीजिए एक बार फिर से। यहाँ पर देखिए 150 घंटों में यहाँ पर दिया गया है, 300 घंटों में यहाँ पर दिया गया है, इसलिए पहले में ए में 150 से भाग दिया गया और बी में 300 से भाग दिया गया। तो इस तरह से आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा, 61 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर रेखा आलेख दिया गया है। निम्न रेखा आलेख का अध्ययन करें जो 2001 से 2006 तक 6 वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में कंपनी में शामिल होने और कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या दर्शाता है। वर्ष 2000 के दौरान ना तो कोई कर्मचारी कंपनी में शामिल हुआ है और ना ही कंपनी छोड़कर गया है वर्ष 2000 में, तो इसको भी ध्यान रखना है। चलिए यहाँ पर आप लोग अच्छे से रेखा चित्र देख लीजिए। ठीक है, रेखा आलेख यहाँ पर दिया गया है, देख लीजिए। 2000 में कर्मचारियों की प्रारंभिक संख्या 5000 है, इसको ध्यान रखिएगा। 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 तक यहाँ पर दिया गया है। कंपनी में शामिल होने वाले कर्मचारियों की संख्या जो पतली लाइन है यहाँ पर, और ये जो थोड़ी सी मोटी लाइन है ब्लैक, कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या को दर्शाता है। तो ये कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या को दर्शाता है और ये वाली कंपनी में शामिल होने वाले कर्मचारियों की संख्या को दर्शाता है। चलिए इस पर आधारित प्रश्न यहाँ पर अब देखते हैं। 2003 के दौरान कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या कितनी थी, 2003 में। तो 2000 में कितना था, 5000। अभी यहाँ पर आपको दिखाया गया था
यहाँ पर देखिए 5000 दिखाया गया है 2000 में, और पूछा गया है 2003 में। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए दोस्तों, 2000 में 5000 है, 2000 में कर्मचारियों की प्रारंभिक संख्या कितनी है? 5000 है। तो 2001 में यहाँ पर आप लोग देखिए 400 ने छोड़ी है और 500 इसमें शामिल हुए हैं, मतलब 100 का अंतर हुआ है, मतलब 100 लोग इसमें बढ़े हैं। तो 2001 में कितना हो जाएगा? 2000 में 5000 था, तो 2001 में 100 और जोड़ देंगे तो 5100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5100 हो जाएगा। और 2002 में यहाँ पर देखिए 600 ने छोड़ी है और 450 इसमें शामिल हुए हैं। तो इसमें क्या करना है? 5100 में 650 माइनस कर देंगे और 450 जोड़ लेंगे। इसको हल करेंगे तो ये 4950 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से 2003 में आपको बताना है। 2003 में 600 शामिल हुए हैं और 550 ने छोड़ी है, तो 4950 में क्या करेंगे? 550 माइनस कर देंगे और इसमें 600 जोड़ देंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5000 आएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर 5000 ही होगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? 5000 हो जाएगा। 2002 से 2003 तक कर्मचारियों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है? तो सबसे पहले 2002 में कर्मचारियों की कुल संख्या आपको निकालना है। उसके बाद 2003 में कर्मचारियों की संख्या निकालना है और इसके बाद प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी जो आए उसको निकालना है। चलिए यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं। यहाँ पर 2002 दिया गया है। 2002 में कर्मचारियों की कुल संख्या, कर्मचारियों की संख्या 2002 में, तो सन 2000 में 5000 है। 2002 में कितना हो जाएगा? सबसे पहले 5000 है 2000 में। इसके बाद 2001 में यहाँ पर देखिए 100 लोग, 400 यहाँ पर देखिए 400 ने छोड़ी और 500 इसमें शामिल हुए, तो अंतर कितने का है? 100 का है, मतलब 100 लोग इसमें बढ़े हैं, तो प्लस 100 कर देंगे। और आगे इसमें क्या है देखिए, 2002 में यहाँ पर देखिए 450 शामिल हुए हैं और 600 ने छोड़ी है। ठीक है, 600 ने छोड़ी है, 450 शामिल हुए हैं, तो इसमें अंतर कितने का है? 150 का है, मतलब 150 लोग इसमें छोड़े हैं। तो इसमें आपका हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4950 हो जाएगा 2002 में। अब इसी तरह से 2003 का निकालना है। 2003 का निकालने के लिए क्या करेंगे? 2000 में 5000 था सन 2000 में, 2001 में 100 बढ़े, 100 प्लस कर देंगे। 2002 में 150 माइनस हुए, 150 माइनस कर देंगे। और 2003 में यहाँ पर देखिए 50 का अंतर है, 50 लोग बढ़े हैं तो 50 जोड़ देंगे, टोटल योग हो जाएगा ये 5000। अब प्रतिशत वृद्धि निकालना है। ये 4950 है, ये 5000 है, अंतर कितने का है? 50 का है, तो 50 बटा 4950 गुणे 100 कर देंगे। इसको सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये लगभग 1% आएगा। आप लोग जल्दी से कैलकुलेशन कीजिए, तो यहाँ पर 1% आपका आंसर हो जाएगा। 2003 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 2006 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत थी? चलिए इसको सॉल्व कीजिए जल्दी से आप लोग। 2003 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 2006 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत थी? तो 2003 में कर्मचारियों की संख्या कितनी है, इसके पहले निकाला गया था, तो ये 5000 थी। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहे हैं क्योंकि फिर से वही कैलकुलेशन करना पड़ेगा जो पिछले सवाल में किए थे। सन 2000 में 5000 था, 2001 में 100 लोग बढ़े, फिर 2002 में 150 लोग माइनस हुए, 2003 में 50 लोग बढ़े। तो इस तरह से 2003 में कैलकुलेशन करने के बाद 50,000 संख्या थी कर्मचारियों की संख्या। और 2004 में और 2005 में दोनों का निकालेंगे, फिर 2006 का निकालेंगे, इस तरह से निकालेंगे। चलिए यहाँ पर चार्ट में देखते हैं, उससे ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले
2003 का देखते हैं। 2003 में कर्मचारियों की संख्या 5000 है। इसके पहले सॉल्व किया गया था इसलिए डायरेक्ट 5000 लिख दे रहे हैं। 2004 में यहाँ पर देखिए दोनों के बीच अंतर कितना है, 500 और 700। शामिल होने वालों की संख्या, यहाँ पर छोड़ने वालों की संख्या 500 है, शामिल होने वालों की संख्या 700 है। तो अंतर कितने का है, 200 का अंतर है। तो 2004 में कितना हो जाएगा, 5200 हो जाएगा, प्लस 200 कर देंगे। इसी प्रकार से 2005 का देखेंगे। 2005 में देखिए 2004 में 5200 है, 2005 में देखिए 550 लोग, 550 शामिल हो रहे हैं और 600 लोग छोड़ रहे हैं। तो इसमें क्या करेंगे, 5200 में हम 600 माइनस करके 550 जोड़ लेंगे और इसको हल करेंगे तो 5150 हो जाएगा। अब 2006 में देखेंगे। 2006 में देखिए कंपनी में शामिल होने वाले कर्मचारियों की संख्या यहाँ पर दिया गया है 700 और छोड़ने वालों की संख्या 650 है। तो इसको क्या करेंगे, 5150 में प्लस 700 करके माइनस कर देंगे 650 और इसको हल करेंगे 5200 आ जाएगा। अब क्या करना है, 2003 की संख्या 2006 की संख्या का प्रतिशत आपको निकालना है। तो प्रतिशत निकालेंगे कैसे, 5000 बटा 5200 कर देंगे, गुणे 100 कर देंगे। इसको सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा ये 96.15%। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में कंपनी में शामिल होने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या का कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की अधिकतम संख्या से अनुपात कितना है। चलिए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों शामिल कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या, शामिल कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या कितनी है, न्यूनतम संख्या यहाँ पर देखिए 450 है। ये शामिल कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या है। और छोड़ने वालों की, यहाँ पर देखिए छोड़ने वालों की अधिकतम संख्या, छोड़ने वालों की अधिकतम संख्या कितनी है, 650 है। न्यूनतम 450 है, कंपनी में शामिल होने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या 450 है और कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की अधिकतम संख्या कितनी है, 650 है। दोनों का अनुपात बताना है। 450 अनुपाते 650 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से काटिए, 5 9 45, 5 1 कम 5 1 6 15, 5 दिए 15, 9 अनुपाते 13। 9 अनुपाते 13 या 9 बटा 13। किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि या कमी अधिकतम है। चलिए यहां पर देखते हैं। यहां पर दोस्तों 2002 में देखिए, 2002 में यहां पर देखिए 450 शामिल हो रहे हैं, 600 लोग छोड़ रहे हैं और सबसे ज्यादा अंतर इसी में है। कितने का अंतर है, 150 का अंतर है। सबसे ज्यादा अंतर इसी में है। और सब में देखेंगे इसमें 50 का अंतर है, इसमें 50 का अंतर है, इसमें 100 का अंतर है, इसमें 50 का अंतर है, इसमें 100 का अंतर है, 150 का अंतर इसी में है। तो 2002 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2002 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दंड आलेख का अध्ययन करें और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। चलिए इसको यहाँ पर देखते हैं। विगत वर्षों में कंपनी द्वारा खिलौनों का उत्पादन लाख में यहाँ पर दिया गया है और वर्ष यहाँ पर दिया गया है 2011 से 2018 तक। चलिए प्रश्न देखते हैं। 2015 और 2016 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्षों के युग्म के औसत उत्पादन के बिल्कुल बराबर था। यहाँ पर विकल्प दिया गया है
तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, 2015 और 2016 का औसत उत्पादन पहले निकालना है। उसके बाद विकल्प के अनुसार आप निकाल सकते हैं, जैसे कि 2014 2016 का औसत उत्पादन निकाल सकते हैं। इसके बाद 2012 और 2017 का औसत उत्पादन निकाल सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे आपको तुलना करना पड़ेगा। यहाँ पर पूछा गया है किस वर्षों की युग्म के औसत उत्पादन के बिल्कुल बराबर था। ठीक है, 2015 और 16 का औसत उत्पादन। तो चलिए सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 2015-16 का निकालते हैं, उसके बाद विकल्प में जो दिया गया है इसका निकालते हैं। यहाँ पर देखिए 2015 यहाँ पर है, 2016 यहाँ पर है। 2015 का उत्पादन 80 यहाँ पर है, देखिए 2016 का कितना है, 60 से थोड़ा सा ज़्यादा है तो 65 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 80 + 65/2 कर देंगे, ये 2015-16 का औसत उत्पादन आ जाएगा। ठीक है, 145/2 इसको हल करेंगे तो 72.5 आ जाएगा। ये 72.5 किसका आया औसत उत्पादन, 2015-16 का। इसी तरह से अब 2000 विकल्प के अनुसार देखेंगे, जो विकल्प में दिया गया था 2014 और 2016। 2014 यहाँ पर है, 2016 यहाँ पर है, तो इसका भी औसत उत्पादन निकालेंगे। 2014 में यहाँ पर देखिए 60 है, तो 60 + 2016 में 65 था, 65/2 कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 62.5 आएगा। अब इसी तरह से 2012 और 2017 का औसत उत्पादन निकालेंगे। 2012 में कितना है, 2012 में ये 55 है, प्लस 2017 में कितना है, 2017 में ये 90 है, बटा 2 कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे 72.5 इसका भी आया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2015-16 और 2012 और 17, ठीक है, दोनों का बराबर आ रहा है। तो यहाँ पर पहले विकल्प में देखते हैं कौन सा है। यहाँ पर देखिए 2012 और 17, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2015 और 16 का औसत उत्पादन 2012 और 17 के औसत उत्पादन के बराबर होगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों का औसत उत्पादन बराबर आया था। 2011 की तुलना में 2018 में खिलौनों के उत्पादन में लगभग प्रतिशत वृद्धि कितनी थी। 2011 की तुलना में 2018 में खिलौनों के उत्पादन में लगभग प्रतिशत वृद्धि कितनी थी। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ पर सबसे पहले चलते हैं दंड आलेख में। 2011 यहाँ पर है, 2011 में खिलौनों का उत्पादन कितना है, 40 है। और 2018 यहाँ पर है, 2018 में खिलौनों का उत्पादन कितना है, यहाँ पर देखिए लगभग 95 है। तो उत्पादन में वृद्धि कितनी है, 95 में 40 माइनस कर देंगे तो 55 आ जाएगा। प्रतिशत वृद्धि निकालना है तो 55/40 गुणे 100 कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे, आप लोग सॉल्व कीजिए, 137.5% लगभग आएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा आंसर, 137.5%। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक थी। पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक थी। चलिए यहाँ पर देखते हैं, पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन सबसे अधिक थी, प्रतिशत उत्पादन। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए 2017 में आप देखेंगे, 2016-17 में आप देखेंगे यहाँ पर प्रतिशत उत्पादन सर्वाधिक थी 2017 में। तो 2017 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करके भी लिख सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट आंसर बता दिया गया है 2017। दिए गए कितने वर्षों में खिलौनों का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। कितने वर्षों में खिलौनों का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था। यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों खिलौनों का औसत उत्पादन निकालना है। तो खिलौनों का औसत उत्पादन कैसे आएगा, तो यहाँ पर देखिए 2011 से शुरू करके 2018 तक देखेंगे। 2011 में कितना था, 40 था, तो 40 लिखेंगे, प्लस 2012 में कितना है, ये 55 है, 55 लिखेंगे। इसी तरह से प्लस 2013 में 75, 2014 में 60, 2015 में 80, 2016 में 65,
2017 में 90 प्लस 2018 में 95, सबका योग करेंगे, कितने से भाग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से भाग कर देंगे। इसमें टोटल योग करिए कितना आएगा, टोटल योग 560 आएगा, इसमें 8 से भाग करेंगे तो ये 70 आ जाएगा। ठीक है, ये जो 70 आया है दोस्तों, यहाँ पर यह 2013 में आप देखेंगे 2013 और 2015, ये देखिए 70 से सब अधिक है। 2013 में उत्पादन 70 से अधिक है, 2015 में 70 से अधिक है, 2017 में देखेंगे ये भी 70 से अधिक है, 2018 में देखेंगे ये भी 70 से अधिक है। तो इन सब का उत्पादन औसत उत्पादन से अधिक था, 70 से अधिक था। तो कितने वर्ष कुल हुआ, 4 वर्ष कुल हुआ। तो 4 आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर 4 आपका आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। 2013 से 2014 तक खिलौनों के उत्पादन में लगभग प्रतिशत गिरावट कितनी थी। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। 2013 से 2014 तक खिलौनों के उत्पादन में लगभग प्रतिशत गिरावट कितनी थी। तो सबसे पहले 2013 का उत्पादन निकालेंगे, फिर 2014 का जो कि प्रश्न में वहां पर दिया गया है, उसके बाद प्रतिशत कमी निकाल देंगे। दंड आलेख में यहाँ पर दिया गया है, देखिए 2013 यहाँ पर है, 2013 का उत्पादन कितना है, ये 75 है, और 2014 का कितना है, 60 है। कितने का अंतर है, मतलब कमी कितने की हुई है, 75 में 60 माइनस कर देंगे तो 15 आ जाएगा। प्रतिशत कमी निकालना है तो 15/75 कर देंगे, गुणे 100 कर देंगे, इसको सरल करेंगे, 20% आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर 20% आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। ऑप्शन है गया, पाटलिपुत्र, राजगीर, कश्मीर। आप लोग जल्दी से बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा राजगीर। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन राजगीर में हुआ था। किसके शासनकाल में, अजातशत्रु के शासनकाल में, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, अजातशत्रु के शासनकाल में। और द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ पर हुआ था, वैशाली में हुआ था। किसके शासनकाल में, कालाशोक के शासनकाल में। तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ पर हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था अशोक के शासनकाल में। और चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन कुंडल वन में हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति है जिनका नाम देवनाम पियदस्सी भी था। ऑप्शन आप सभी के सामने, आप लोग जल्दी से बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मौर्य सम्राट अशोक, इनका नाम देवनाम पियदस्सी भी था। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। संगमरमर पर पित्रादुरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम किसके समय में बहुत लोकप्रिय हुआ था। ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए। तो देखिए दोस्तों, शाहजहां के समय में बहुत लोकप्रिय हुआ था पित्रादुरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था। आप लोग बताइए, किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था, कमेंट करके बताइए जल्दी से। तो देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ताम्रपाषाण युग में। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ताम्रपाषाण युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था। भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए। भूदान ग्रामदान आंदोलन, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा विनोबा भावे। 1951 में शुरू किया गया था, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था।
आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कमला देवी चट्टोपाध्याय। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था। आप लोग जल्दी से बताइए, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था। तो राइट आंसर हो जाएगा मुगल सम्राट का शासन था। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ। आप लोग जल्दी से बताइए, किस अधिनियम के कारण बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध युद्ध का नारा दिल्ली चलो किसने दिया था। आप लोग जल्दी से बताइए, प्रसिद्ध युद्ध का नारा दिल्ली चलो किसने दिया था। तो राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई थी। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति आप लोग बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी क्रांति। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी क्रांति। निम्न में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है। अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से आगे है, कितना आगे है। यह 2022 का पेपर है। आप लोग सभी प्रश्न ध्यान से देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 5.5 घंटे आगे है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है। आप लोग बताइए, कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पानी की उपलब्धता। अन्य सभी हैं। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारक खनिज, औद्योगिकरण, शहरीकरण है, लेकिन पानी की उपलब्धता यह आर्थिक कारक नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किसके बीच स्थित है। ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल और तिब्बत के बीच स्थित है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी। आप लोग जल्दी से बताइए, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्न में से किसके द्वारा दी गई थी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा दी गई थी। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना दोस्तों 1952 में की गई थी, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां किस क्षेत्र से संबंधित होती हैं। आप लोग जल्दी से बताइए, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र। किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था। ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीच सिंचाई, रासायनिक उर्वरक और पीड़कनाशी। तो यहाँ पर यह सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है। ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा वैधानिक निगम। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा वैधानिक निगम।
भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, भारत की संघ कार्यकारिणी में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति शामिल होते हैं। राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल नहीं होते हैं, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए कौन सा कॉमर्शियल बैंक नहीं है, वाणिज्यिक बैंक नहीं है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सिडबी। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिडबी का पूरा नाम है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक इसे हिंदी में कहा जाता है। इसकी स्थापना 1990 में की गई थी, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्न में से किस मंत्रालय के अधीन है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा गृह मंत्रालय के अधीन है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, गृह मंत्रालय। निम्न में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा संसद को। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, संसद। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 124। अनुच्छेद 124 भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसके पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है? आप लोग जल्दी से बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? आप लोग जल्दी से बताइए कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीन हाउस गैस। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ग्रीन हाउस गैस। न्यूमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? ऑप्शन आप सभी के सामने, आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, निमोनिया फेफड़े को प्रभावित करता है, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है, आप लोग जल्दी से बताइए। ऑप्शन है कॉटन, फ्लेक्स, नायलॉन, जूट। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा नायलॉन। नायलॉन वनस्पति रेशा नहीं है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए। तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा उसके तापमान पर निर्भर करता है। तारों का रंग उसके तापमान पर निर्भर करता है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर मैथ का प्रश्न है, चलिए काफी कलम उठाइए और जल्दी इसको सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। इसमें आपको हिंट दे दिया जा रहा है क्या करना है। सिंपल सा प्रश्न है, 5.21 गुणे 6.32। सबसे पहले इसका आपस में गुणा करना है। क्या करना है? दोनों का आपस में गुणा करना है। दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप लोग जल्दी से बताइए। ये आपका हो जाएगा 32.9272। इसमें माइनस करना है 2.9272 को, तो 2.9272 को माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, 2 में 2 घटाएंगे 0 हो जाएगा, 7 में 7 घटाएंगे 0 हो जाएगा, 2 में 2 घटाएंगे 0, और यहाँ पर 9 में 9 घटाएंगे 0। यहाँ पर दशमलव है, इसके बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं है,
तो यहाँ पर 2 में से 2 घटाएंगे 0 हो जाएगा, यहाँ पर 3 है, 30 आपका आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 0.05 का स्क्वायर प्लस 0.41 का स्क्वायर प्लस 0.073 का स्क्वायर बटा 0.005 का स्क्वायर प्लस 0.041 का स्क्वायर प्लस 0.0073 का स्क्वायर। चलिए इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, जो नीचे वाला अंक यहाँ पर लिखा गया है ये ऊपर वाले अंक का 1/10 लिखा गया है। कैसे? दोनों सेम ही है दोस्तों, ऊपर वाला जो अंक है और नीचे वाला जो अंक है आप लोग ध्यान से देखेंगे तो दोनों सेम ही है, बस अंतर दशमलव और 0 का है। ठीक है, तो इसमें आप लोग देखेंगे जैसे 0.05 है, इसका 1/10 करेंगे तो 0.005 आएगा। इसका मतलब 1/10 है। 0.05 का 0.005 कितना है? 1/10 है। उसी प्रकार से 0.41 का 1/10 करेंगे तो इसका मान 0.041 हो जाएगा, और 0.073 का 1/10 करेंगे तो 0.0073 हो जाएगा। मतलब नीचे वाला जो अंक है ये ऊपर वाले अंक का 1/10वां भाग है, 1/10वां भाग करके लिखा गया है। तो इसके लिए एक सिंपल सा सूत्र होता है a/10 का स्क्वायर, मतलब जितने गुना छोटा रहेगा उसका स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं 1/10 है, मतलब 10 गुना छोटा है, तो क्या करेंगे 10 का स्क्वायर कर देंगे, 10 दहमा 100 आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर सी ऑप्शन, ये एक ट्रिक है, इसके माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि इसको आप विस्तार से सॉल्व कीजिए। दशमलव को पहले आप भिन्न में बनाइए, उसके बाद इसको सॉल्व कीजिए। तो दोनों तरीकों से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर और नीचे दोनों में एक जैसे मान दिए गए हैं, और जब ऊपर और नीचे दोनों में एक जैसे मान दिए हों लेकिन नीचे वाले मान 10 गुना छोटे हों, तो इस संख्या का जो अनुपात है ये 10 का स्क्वायर कर देंगे, मतलब 100 हो जाएगा, 100 गुना हो जाएगा। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 40% व्यक्ति समाचार पत्र एक्स पढ़ते हैं और 50% व्यक्ति समाचार पत्र वाई पढ़ते हैं। 10% व्यक्ति दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं, कितने व्यक्ति दोनों में से कोई समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं? आप लोग जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो देखिए दोस्तों, मान लेते हैं यहाँ पर देखिए 40% व्यक्ति समाचार पत्र पढ़ते हैं और 50% व्यक्ति समाचार पत्र वाई पढ़ते हैं। 10% व्यक्ति दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं, तो मान लेते हैं कुल 100 है, 100% है, इसमें 40% व्यक्ति जो हैं समाचार पत्र एक्स पढ़ते हैं, तो इसको 40 कर देंगे, 100 माइनस ब्रैकेट में लगा के 40 कर देंगे। आगे 50% व्यक्ति समाचार पत्र वाई पढ़ते हैं, तो प्लस 50 कर देंगे, और 10% व्यक्ति दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं, दोनों पढ़ते हैं, तो इसलिए यहाँ पर -10 कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, 100 माइनस 50 और 40 को जोड़ लेंगे, 50 40 90 हो जाएगा। 90 में यहाँ पर 10 घटा देंगे तो 80 हो जाएगा। तो 100 माइनस 80 बराबर 20% आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 5 परिणामों का औसत 46 है, पहले 4 का 45 है, पांचवा परिणाम क्या है आपको यह बताना है। आप लोग जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए और बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, 5 परिणामों का औसत 46 है, तो 5 परिणामों का योग क्या हो जाएगा? 5 गुणे 46 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 230 हो जाएगा। और पहले 4 का 45 दिया गया है, तो पहले 4 का योग, पहले 4 परिणामों का योग क्या हो जाएगा? 4 गुणे 45 कर देंगे, ये कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। पहले में 230 आया, दूसरे में 180 आया। अब पांचवा परिणाम पूछा गया है, तो 230 में 180 माइनस कर देंगे, 0, यहाँ पर 13 में से 8 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, और यहाँ पर 0, तो 50 आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। रूट 29.8116 प्लस रूट 77.44, इसका योगफल बताना है। देखिए दोस्तों, 29.8116 का वर्गमूल होता है 5.46 प्लस
77.44 का वर्गमूल होता है 8.8। दोनों का योग कर देंगे तो 14.26 आपका आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन 14.26। पादप कोश की अभित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी होती है, आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, पादप कोश की अभित्ति सेलुलोज की बनी होती है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है। पहला है अंश, इसका अर्थ हिस्सा। दूसरे अंश का कंधा, ये तो आपका सही है। कौन सा सही नहीं है आपको यह बताना है। अवलंब, अविलंब, अधर, विलोकित, ये दोस्तों सही नहीं है। क्यों? क्योंकि अवलंब का अर्थ होता है आसरा, भरोसा, ठीक है, और अविलंब का अर्थ होता है तुरंत या शीघ्र। तो दूसरा यहाँ पर सही नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अन्य सभी सही हैं। अपेक्षा का आशा, उपेक्षा का निरादर, अनिल का हवा, अनिल का आग। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पार्वती, रुद्राणी, भवानी। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। पार्वती के पर्यायवाची पार्वती, रुद्राणी, भवानी होगा। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? आप लोग जल्दी से बताइए किस विकल्प में सही विलोम युग्म है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नूतन का पुरातन। नूतन का मतलब नया, पुरातन का मतलब पुराना। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ख्याली पुलाव पकाना मुहावरे का अर्थ क्या है? आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। देखिए दोस्तों, ख्याली पुलाव पकाना मुहावरे का अर्थ है असंभव बातों की कल्पना करना। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, असंभव बातों की कल्पना करना। महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा महाधन ऋषि। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा महाधन ऋषि। इसमें कौन सी संधि है आप लोग कमेंट करके बताइए। महर्षि में कौन सी संधि है? देखिए दोस्तों, महर्षि में गुण संधि है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एक पैसेज दिया गया है, पैसेज पर आधारित प्रश्न नीचे पूछा गया है। चलिए सबसे पहले पैसेज को पढ़ते हैं, उसके बाद प्रश्नों को देखते हैं। लास्ट वीक कैरोलिन वेंट ऑन हर फर्स्ट डीप सी फिशिंग ट्रिप ऑफ द कोस्ट ऑफ कैटालिना आइलैंड. She had always enjoyed fishing when she was a child but had never gone fishing in the ocean. Her dad liked to fish very often. Her big brother Jack was never the outdoor type, so her dad took her out often. One of his favorite spots was Lake Isabella, which was about 2 hours from their home. She recalls how she and her dad would spend a long leisurely day driving to the lake and then taking his small boat out on the water. It was quiet and peaceful for the most part. Those memories remain some of her most cherished moments of her life. Caroline has a friend called Robert. On this day, Robert invited Caroline to join him on his company's fishing trip. Robert said it would not cost much but would be a lot of fun. He knew Caroline enjoyed lake fishing and figured she would have a great time. Okay, said Caroline, and to the ocean they went. The first thing Caroline noticed, however, was the motion. Wow, this boat really rocks, Caroline told Robert. Don't worry about it. You will get used to it, he said. The trip of the waters of Catalina Island took about an hour. Caroline marveled at how quickly she lost sight of the mainland. It was a bit scary when she thought about how alone they were in this great ocean. Soon it was time to collect squid for bait. The small boat stopped in the water and the crew turned the bright light into the ocean to
attract the squid. Before long, thousands of the squid rose to the surface and were collected for bait. After about an hour, Caroline did not feel the rocking motion anymore. They were ready to fish. Caroline caught her first ocean trout. It was a beautiful day. इस पैसेज पर आधारित प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, वाज कैरोलिन्स ब्रदर एन आउटडोर टाइप? क्या कैरोलिन का भाई बाहर घूमने वाले व्यक्तियों की तरह था? तो नो, पैसेज बताया गया है नहीं, वह ऐसा नहीं था। वाई वेयर द स्क्विड्स कलेक्टेड? स्क्विड को क्यों कलेक्ट किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा फॉर बेटिंग, लालच देने के लिए। चूज द करेक्ट एंटोनिम डिसअपॉइंट। डिसअपॉइंट का एंटोनिम यहाँ पर बताना है, तो इसका सेटिस्फाई हो जाएगा, डी ऑप्शन, संतुष्ट हो जाएगा। गिव वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग, एडिटिंग एंड और कंपाइलिंग डिक्शनरीज। इसको क्या कहा जाता है? द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग, एडिटिंग एंड और कंपाइलिंग डिक्शनरीज। इसको लेक्सिकोग्राफी कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, लेक्सिकोग्राफी। रीजनिंग का प्रश्न है, आप लोग जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा, वह मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान। पत्नी के दादा, पत्नी के दादा का मतलब पत्नी के पिता की इकलौती संतान, यानी उसके पिता के जो पिता हैं उसकी इकलौती संतान पत्नी के पिता ही होंगे, की इकलौती बेटी है। महिला नीलेश से किस प्रकार संबंधित है? तो पत्नी के रूप में संबंधित है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, पत्नी। असंगत अलग करें। यहाँ पर असंगत अलग करना है, आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 8, 27, 64, 125, 216, 343 ये सभी घन है, लेकिन यहाँ पर 100 जो लिखा गया है ये घन नहीं है, ये स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है। अन्य सभी जैसे 8 है 2 का क्यूब है और 27 3 का क्यूब है, इसी तरह से सभी घन है, लेकिन 100 जो है ये वर्ग है 10 का। तो यहाँ पर 100 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1 जनवरी 2006 को रविवार था। 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था? तो 2006 से 2010 के बीच में आप देखेंगे तो ये लगभग 4 साल का गैप है, और इसी में बीच में आपका जो 2008 आता है यह लीप वर्ष है, तो एक दिन और इसमें बढ़ जाएगा, 5 दिन हो जाएगा। तो रविवार में हम +5 कर देंगे तो हमारा शुक्रवार आ जाएगा। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। गिव साइनोनिम फॉर द वर्ड पार्शियल। पार्शियल का साइनोनिम्स आप लोग बताइए जल्दी से कमेंट करके। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। पार्शियल का मतलब आंशिक और इनकम्प्लीट का मतलब अपूर्ण, तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यदि नॉर्मल को RPN LBM के रूप में कोडित किया जाता है तो GATHER गैदर का कोड क्या होगा? आप लोग जल्दी से बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो शब्द लिखा गया है इसको 3-3 अक्षर में डिवाइड कर सकते हैं। 3-3 अक्षर में अगर आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर देखिए NOR है और यहाँ पर RPN है, मतलब जो पहला है इसको लास्ट में तीसरे नंबर पर लिखा गया है और जो तीसरे नंबर पर है उसे यहाँ पर पहले लिखा गया है, और बीच वाला जो है इसमें +1 की वृद्धि कर दिया गया है, ओ था यहाँ पर P कर दिया गया है। इसी तरह से MAL है तो M को यहाँ पर लास्ट में लिखा गया है, L को पहले लिखा गया है, ए में +1 की वृद्धि करके बी लिख दिया गया है। तो ठीक ऐसे ही गेदर जो है इसमें बीच में एक लाइन कर देंगे, तो GAT जो है इसको टी को पहले लिख लेंगे और ए में 1 की वृद्धि कर देंगे, बी हो जाएगा, और जी को इसके बाद लिख देंगे। इसी तरह से HER है, आर को पहले लिख देंगे, ई में 1 की वृद्धि कर देंगे तो एफ हो जाएगा, एच को लास्ट में लिख देंगे। तो आपका TBG
TBGRFH, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कथन और निष्कर्ष यहाँ पर दिया गया है, सभी किताबें पेपर हैं। सभी किताबें क्या हैं? पेपर हैं। कुछ पेपर जर्नल हैं। कुछ पेपर क्या हैं? जर्नल हैं। कुछ जर्नल कैलेंडर हैं। कैलेंडर हैं। अब बताइए, कुछ जर्नल किताबें, निष्कर्ष दिया गया है, क्या कुछ जर्नल किताबें हैं? जर्नल यहाँ पर है, किताबें यहाँ पर हैं, तो बिल्कुल ये गलत है। कुछ कैलेंडर पेपर हैं, कैलेंडर यहाँ पर है, पेपर यहाँ पर है, ये भी गलत है। कुछ किताबें जर्नल हैं, किताबें जर्नल, ये भी गलत है। कुछ किताबें कैलेंडर हैं, ये भी दूर है, तो ये भी गलत है। इनमें से कोई नहीं आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया है? ऑप्शन आप सभी के सामने, आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात। निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा चीन। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं करंट अफेयर के जो प्रश्न है किस टाइप के पूछे जाते हैं, अच्छे से आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था? ऑप्शन आप सभी के सामने, आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, कोलकाता। निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा इजराइल। इजराइल देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की इस क्लास को अब यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए 100 प्रश्नों में आपका कितना स्कोर सही हुआ है। उम्मीद है यह क्लास आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। धन्यवाद।